भरने वाली थी, इससे पहले कि वो अपनी सुर्खी में डूबकर फलक पर स्याह चादर चढ़ा देता और परिंदे अपने गोलों में सिमटने लगते। मिनहाज इसहाक रेस्टोरेंट पहुंच गया। ये टाइम नीलम के ऑफ करने का था। वो बहुत तेजी में आया था। एक मीटिंग की बिना पर वो काफी लेट हो चुका था, वरना उसका इरादा 4 बजे तक आने का था। कॉल वो कोई अटेंड नहीं कर रही थी, लिहाजा वो उसे मिलने चला आया। नंबर उसने मैनेजर से लिया था। उसका नाम पता सारा रिकॉर्ड हासिल कर लिया था, फ्लैट के मालिक से भी और रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी। यहाँ जो लड़की होती है नीलम, कहाँ है वो? उसने काउंटर पर पूछा। सर, वो मैनेजर के ऑफिस में गई हैं, उसने बताया। तो मिनहाज ने घड़ी देखी जो 6 बजा रही थी। वो मैनेजर का ऑफिस तो जानता ही था, तो इस जानिब चल पड़ा। BS इज कमिंग। काउंटर पर मौजूद लड़के ने ब्लूटूथ ईयरफोन में कहा। ग्लास डोर पर बगैर दस्तक दिए वो अंदर दाखिल हुआ, जहां वो मंसूबे के तहत खड़ी रो रही थी और मैनेजर कुछ सख्त सुस्त बोल रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? मिनहाज की सख्त आवाज उभरी। नीलम की उसकी जानिब पुश्त थी, मगर रोती हुई आवाज वो सुन चुका था। सर, वो इसे एडवांस 1 लाख रुपए चाहिए है। 10,000 तनख्वाह में ये 1 लाख एडवांस मांग रही है। वैसे भी ये यहाँ काम ना होने के बराबर करती है। मैनेजर बेजारी से बोला तो नीलम पलटी और तेजी से गुजर कर जाने लगी। जब मिनहाज के पास से गुजरते उसके शाने से टकराई। संभल कर! मिनहाज ने उसका हाथ बाजू पकड़कर गिरने से बचाया था। नीलम उसके हाथ हटाती दरवाजा टिटोलती चली गई। मिनहाज ने एक तेज गुस्सैली नजर मैनेजर पर डाली और उसके पीछे लपका। सुनो मलिका, मलिका! वो उसे पागलों की तरह पुकार रहा था। वो जानबूझकर पिलर से टकराई। उसे पता था नतीजतन उसे बहुत जोर की लगेगी, मगर मजबूरी थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। ज्यादा तो नहीं लगी। उसकी जगह अगर मेजर रास होता तो उसका पूछे का अंदाज ऐसा होता। रोक भी रहा था, मगर नहीं। अंधों की तरह चली जा रही हो। लग गई ना अब आई अकल। ये क्या सोच रहे हैं? रोज सोच रहे हैं हम। मेजर राज को पिछले 4 दिन से वो बेइंतहा याद कर रही थी। अभी भी उसकी याद ने जकड़ लिया था। क्या हुआ? दिखाओ इधर। बहुत ज्यादा लग गई है, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, उसने दूर खड़े अपने गार्ड को ऊंची आवाज में हुक्म दिया। तो आसपास टेबल पर मौजूद लोग भी मुतवज्जे हो गए। बैठो इधर। एक मेज की कुर्सी खींचकर उसके कंधों से थामते बढ़ाया। कोई नर्स नहीं है यहाँ? उसने गार्ड से पूछा। उससे तो हम हमेशा जख्म ही दिए थे, मरहम लगाना आता ही नहीं था। कैन आई हेल्प यू? एक मॉडर्न सी खातून पास आई। श्योर। मिनहाज ने बॉक्स उन्हें थमा दिया। तुम बैठो, मैं छोड़ आता हूँ। अब मजीद जिद मत करो। वो उसे कार तक लाया था। अब उसकी जिद पर खफा हो रहा था। नीलम मजीद जिद किए बगैर बैठ गई। कितनी बेमुरवत हो तुम! अंदर आने का नहीं कहोगी? अपार्टमेंट के सामने कार रोककर वो शोख लहजे में शिकायत करने लगा। हमारे गरीब गरीब खाने में आकर तुम्हें कोई खुशी महसूस नहीं होगी, इसीलिए वक्त मत ज़ाया करो हमारे पीछे भागकर। वो वाइंड स्क्रीन पर नजर जमाए बोल रही थी। अगर राहें तुम्हारी जैसी खूबसूरत और सहरज़दा हों तो वक्त ज़ाया करने का मज़ा आने लगता है। वो बहुत तेज़ परफ्यूम इस्तेमाल करता था। नीलम की नाक में उसकी खुशबू घुसने लगी और एक मेजर राज था जिससे किसी खुशबू से कोई गर्ज नहीं थी, ना मंजिल के हुस्न से। हम चलते हैं। वो कंफ्यूज होने की अदाकारी करती दरवाजे पर हाथ मारकर खोलने लगी। कभी ये भी कहो मैं आती हूँ, बल्कि वो उसके करीब होता उसकी जानिब का दरवाजा खोलते बोला, हम आते हैं। ये एक लम्हा था जब नीलम को इस शख्स से खौफ आया, बल्कि उसकी कुर्बत से खौफ आया था। वो तेजी से उतरी थी। मिनहाज तुम्हारे पीछे आ रहा है। उसके ईयर पीस में मेजर राज की आवाज़ पैदा हुई थी। मिनहाज अपार्टमेंट तक उसके पीछे दबे पैर आया था और उसे वाकई ही लगा कि वो देख नहीं सकती। उसके किसी रद्दअमल से जरा से भी अदाकारी न झलकती थी। वो 2-3 दिन से मेजर राज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर लगता था उसे उसका कोड देखकर वायरलेस ना उठाने की कसम खा रखी थी। रात 12 बजे के करीब वो सोकर उठी थी। पूरा दिन अंधेपन की अदाकारी करना और लोगों के सामने अपना तमाशा बनवाना कोई आसान काम नहीं था। रोज कोई ना कोई कस्टमर उसे बुरी तरह जिज कर देता था, मगर उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो चुकी थी और दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, मेजर आस को तस्खीर करना है। वो उसका मरकत था जिसकी सतह बहुत सख्त थी। वो तराशा हुआ खूबसूरत मुजस्सम रूप का मालिक शख्स नीलम को अपने तिलिस्म में कैद कर चुका था। उसे बस उसके दिल तक रसाई हासिल करनी थी, उसका खोल तोड़ना था जो बहुत मजबूत था, बहुत ज्यादा सख्त था। उसे जल्द फिदा हो जाने वाले मर्द जैसा मिनहाज था बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिनको एक लम्स से एक जुमले से तस्खीर कर लिया जाए। उसे सख्त चीज़ें पसंद थीं। वो इंसानों में भी ये सख्ती तलाश करती थी, मगर खुद अंदर से वो इतनी ही हसास दिल रखने वाली थी। उसे मालूम नहीं था कि उसके जज्बे इस पत्थर से सर फोड़ फोड़ कर बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। ये तितलियां ही होती हैं कि कांटों के आंगन में सजे फूल चूम आती हैं और पर छिलते तक नहीं। हम इंसान अगर इस खारदार नगर में कदम धर लें तो जख्म जख्म हो जाएं, दर्द दर्द चिल्लाएं, घायल हो जाएं, तड़प कर मर जाएं। हमारे नसीब में ऐसे गुलाब कहाँ? वो बिखरे बालों को जूड़े की नाकाम शक्ल देकर बाहर निकली। उसने अभी किचन में कदम ही रखा था कि एक अंधेरे में खटपट की आवाज़ आई। कीज़ अभी मिनहाज के पास है। मेजर राज की बात याद आई। तेजी से रूम में गई और अपना रिवॉल्वर उठा लाई। कोई किचन से निकल रहा था। उसने अपना पैर आगे रखा और आने वाले की टांग पर पीछे घुटने की नरम जगह पर एड़ी मारी। वो मुंह के बल गिरता, मगर आगे पड़े डाइनिंग टेबल की कुर्सी थाम कर खुद को गिरने से बचाया।
नीलम ने उसकी गर्दन पर पिस्टल रखा, इतनी जोर से कि नसों में घुसता महसूस हुआ। अगर हिले तो शूट कर देंगे। अंधेरे में उसकी पूरी आवाज सुनाई दी। हिलना मत। वो हाथ लंबा करके लाइट ऑन करने लगी। तेज रोशनी ने फौरन उसकी आंखें खोल दी। मेजर रास कुर्सी को थामे टेढ़ा सा खड़ा था और पिस्टल उसकी गर्दन की नाली पर गड़ा था। चेहरे पर बला की बेजारी थी। ओह, वो आप थे। उसने रिलैक्स होते कहा। जी, बदकिस्मती से, वो पुकारा। नीलम ने पिस्टल अब तक नीचे नहीं की थी। मेजर रास ने नजर नीचे करते उसके हाथ की जानिब देखा तो उसे एहसास हुआ। सॉरी, आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं और वापस कब आए? हमें बताया क्यों नहीं? हमसे राब्ता भी नहीं किया। इतना याद किया हमने आपको। वो तेज तेज बोल रही थी। किस बात का जवाब दूं? मेजर राज ने उसके हाथ से पिस्टल लेते पूछा। आप तो यहाँ से जाते ही हमें भूल गए। एक और शिकवा। मुझे तंग मत किया करें। आप जानती हैं मेरे पास इन शिकवों के कोई जवाब नहीं। मेरा रवैया बिला वजह खराब होगा। वो मोहतात अंदाज में बोला। जानते हैं हम। आपको तो याद भी नहीं होगा कि कोई नीलम है जो आपकी गैर मौजूदगी को बहुत महसूस करती है। वो सीने पर हाथ बांधकर किचन और बेडरूम की दरमियानी दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। आए बैठकर बात करते हैं। वो ड्राइंग रूम की जानिब चल पड़ा। ये रहा एमास के नंबर का सारा डाटा। नीलम ने उसे एक फाइल लाकर दी। मेजरास ने उसमें मौजूद सफ़ात पर एक नज़र डाली। ओह, तो मतलब उसने आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया? वो धप से सोफे पर बैठता बोला। लग तो यही रहा है। वो परेशान चेहरे के साथ उसके सामने पड़े सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। मोहब्बत के हजार दावे और एतबार इतना सा भी नहीं। सोफे की पुश्त से टेक लगाते वो टांग पर टांग जमाए बैठा था। नीलम ने उसके तंजिया अंदाज को अंदर तक महसूस किया था। अब हर कोई नीलम अबराजा से मोहब्बत तो करने से रहा। उसने अबरू उचकाते तीखे अंदाज में कहा। टाइगर थोड़ा आगे को झुका, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए। वो उसकी गहरी सब्ज आंखों में देखता बोला। खैर, अब हर किसी का महबूब भी मेजर आलम जैसा नहीं होता। आपको महबूब बनाने वाले से पूछिए। मोहब्बत की तड़प। वो भी जवाबन उसकी आंखों में देखते बोली। मोहब्बत करने वाले इतनी जिद्दी तो नहीं होते। वो जाने क्या कहना चाह रहा था। हम ऐसे ही हैं। हम पर हुक्म चलाने वाला भी पैदा नहीं हुआ। जो हमारा दिल चाहता है हम वही करते हैं, वही कहते हैं। वो अदाए बेनियाजी से बोली। पहले मैं समझता था कि नखरा और जिद सिर्फ अमीर लोगों में होता है, मगर तुमसे मिलने के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। उसे सोफे की पुश्त से टेक लगाई। हम जानते हैं आपकी नज़र में दुनिया की सबसे बुरी लड़की नीलम अबरार है। हम जितना खुद को बदलें आपकी शिकायत खत्म नहीं कर सकते। उसे सरदा भरी। प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। वो खड़े होते बोला। क्या कहता कि ये चेहरा नफरत करने पर मजबूर करता है। वो शख्स नफरत करने पर मजबूर करता है जो तुमसे मोहब्बत करता है। वो उसकी बात को मजाक समझी थी या जान छुड़ाने का तरीका। खाक डालो मेरे मुकद्दर पर। मैंने पत्थर से दिल लगाया है। कैप्टन नीलम, आर यू रेडी? मेजराज ने पूछा। वो नीचे वाले अपार्टमेंट में था और नीलम के अपार्टमेंट में से उसकी काफ़ी चीज़ें नीचे शिफ्ट कर दी गई थी। उन्हें अब एक स्टेप आगे बढ़ना था। यस। वो अपना ट्रैवलिंग बैग, एक स्कूल बैग और एक हैंड बैग लिए अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। मिनहाज के छोड़े गए मुखबिर ने फ़ौरन पीटर को इतला की। उसने कॉल मिलाई है किसी को, आप अलर्ट रहें। मेजराज फिर बोला। काफ़ी दिन तक उसे अकेले काम करना पड़ा था और आज उसकी आवाज़ नीलम के अंदर एक अजीब सी कुव्वत पैदा कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो अपनी प्राडो और कार्स की फौज की तरह शान से अपार्टमेंट्स के मेन रोड पर आया था। खिड़की से देखते मेजर राज के चेहरे पर नफरत ही नफरत थी। मलिका, यहाँ क्यों खड़ी हो? इस तर्ज तखातुब ने मेजर राज के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ा दी। तुम यहाँ कैसे? नीलम ने उसकी आवाज़ के ताक़ुब में नज़र दौड़ाते पूछा। मैंने क्या पूछा है? वो उसका सवाल नज़रअंदाज कर गया। अपने बंदे छोड़ रखे हैं तुमने मेरे पीछे? वो चीखी। मिनहाज आगे बढ़ा, उसके कलाई थामी और प्राडो की पिछली सीट पर फेंका। खुद भी उसके बराबर बैठते गार्ड से बोला। ये सामान लेते आओ। पीटर, गाड़ी चलाओ। वो उसके बराबर बैठते हुक्मिया अंदाज में गोया हुआ। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम हमें? वो चिल्लाई। अपने घर, इत्मीनान से जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो चीख रही थी। उफ, कितनी पिच है तुम्हारी। मिनहाज ने कानों में उंगलियां ठोंसी। वो मुसलसल आने से इनकार करती रही थी मगर बिलाखिर वो प्लाजा पहुंच ही गए थे। उसे अपने साथ घसीटते वो अंदर ला रहा था। नीलम मुसलसल उसके बाजुओं पर अपने नाखून गाड़ते कलाई छुड़ाने की अदाकारी कर रही थी। मेजर रेजिस्ट थोड़ा कम करें, वो गुस्से में भी आ सकता है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। मेजर आस ने मिनहाज के बाजू पर खून की लकीरें देकर कहा। वो उसे लिफ्ट के जरिए ऊपर लाया। अब वो अपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ये रहा तुम्हारा रूम, आज से तुम यहीं रहोगी। वो उसे एक रूम में ले आया जिसका इंटीरियर वाइट और डार्क ब्राउन कलर का था। जहाजी साइज बेड, ग्लास साइड डोर, ग्लास वार्डरोब, ड्रेसिंग, हर चीज़ शानदार थी। कितना हराम कमाया होगा इस शख्स ने। कितने लोगों के खून से ये महल सजाया है इस शख्स ने। फिरौन अपनी औलाद छोड़ गया। नीलम ने नफरत से सोचा। क्रिस्टल वाज हमें नहीं वो पीछे को होती बेड की साइड ड्रॉर से टकराई। उस पर पड़ा क्रिस्टल वॉज नीलम के हाथ लग गया। हमें नहीं रहना यहाँ, सुना तुमने? हम लास्ट टाइम वार्न कर रहे हैं, हमारी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। उसके लाल भभूकर चेहरे को देखता वो आगे बढ़ा। मुझे तुम्हारी ये बिल्ली आंखें बहुत पसंद है। वो उसके हल्के सब्ज कटोरे देखते कह रहा था जो उसकी आवाज़ के ताकुब में देखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।
और ये नोचने वाली अदा, आह! उसने अपने मज़बूत सुर्ख़ और सफ़ेद बाजू पर नाखूनों के निशान देखे। आई जस्ट वान्ना कॉल यू। अ, वो नासमझी से दीवार को देख रही थी जब वो क्रिस्टल बॉल्स लेने आगे को बढ़ रहा था। वो उसके हाथ से एमाज की आवाज़ उसके कान के करीब सरगोशी में उभरी थी। माई वाइल्ड कैट महमूर लहजे में कहा गया था। आई एम नॉट योर्स। ग्लास डोर पर उसने चिल्लाते हुए क्रिस्टल वॉल्स ग्लास डोर पर दे मारा। मिनहाज इज़हा का महजूज कहका गूंजा था। अगर नहीं भी हो तो हो जाओगी, इसमें कौन सा ज़्यादा वक्त लगता है। अभी तुम रेस्ट करो, शाम की चाय पर मुलाकात होगी, बाय। वो जाते हुए दरवाजे को लॉक लगा गया था। इमदाद बलोच को एक झटका लगा था। ये खबर ही इतनी धमाका खेज थी कि उसके आधे साथी मारे जा चुके हैं। बहुत सारा असलहा और बारूदी मवाद भी फौज के हाथ लग गया। बलोचिस्तान का अमन उसके अंदर खटकने लगा। अब वक्त आ गया था कि मिनहाज से मिलकर सारे रास्ते साफ कर लिए जाएं। अब लिबादा उतारने का वक्त आ गया था। शाकिर, तुम आज एमाज प्लाजा पहुंचो, मैं भी वहीं आऊंगा, इमदाद बलोच ने हुक्म दिया। मगर क्यों? वो हैरान हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम मिनहाज की मदद लें और खुलकर सामने आ जाएं। उसने अपने मशवरे से नवाजा। ठीक है, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, शाकिर बोला। हाँ, सारी ज़िम्मेदारी मेरी, बस तुम आ जाओ। उसने वायरलेस कान से दूर करते झाड़ियों की जानिब देखा, जहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो सब ट्रकों वाले अफराद एक जंगल में बसेरा डाले थे। वो उठा और झाड़ियों के करीब चला आया। झटके से झाड़ियों में पैर मारा, वहाँ कोई नहीं था। उसने आस-पास नज़र दौड़ाई और वापस अपने ठिकाने पर आ गया, जहाँ सब इधर-उधर पड़े थे। रात भर की थकान ने दिल चढ़े तक सुलाए रखा था। वो लॉक लगा कर गया है, अब क्या करूं? उसने मेजर राज से सवाल किया। चेक करें कहीं कैमरा ना लगा हो। ड्रेसिंग मिरर पर चेक करें। नीलम ने उसकी हिदायत पर फौरन अमल किया। साउंड परफेक्ट है टाइगर। वो अब भी ऐसी हरकत कर रही थी कि देखने वाला जान न सके कि वो मिरर को टिटोल रही है, कि उस पर फिंगर रिफ्लेक्शन डिटेक्ट कर रही है। क्या कहीं कोई कैमरा नहीं था? स्कैन। उसने सेलफोन निकालकर पूरे कैमरे को स्कैन किया। अब कमरे की तलाशी लें। उसके हुक्म पर नीलम ने फौरन अमल किया। कुछ भी नहीं है यहाँ तो, पूरे कमरे की चेकिंग के बाद बोली। चार्ट याद है आपको एमाज प्लाजा का? जी, नीलम ने जवाब दिया। इस कमरे की बैल्कनी से झांके, लॉन नजर आता है? नीलम बैल्कनी तक गई। जी, आ रहा है। टाइगर, ये यहाँ अभी आने वाली गाड़ी में रखी सुसाइड पिल्स, क्या हुआ? आप अलर्ट रहे। पिस्टल कहाँ है आपका? नाइफ रखी थी? उसने जल्दी से पूछा। वो अपने अपार्टमेंट में टेंशन से चक्कर लगा रहा था। हमारी बात तो सुन ले। जब आप कैप्टन अरीज की रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें मौजूद एक दाढ़ी मूंछों वाला शख्स यहाँ आया है। एक और आदमी भी साथ है, उसका हुलिया भी बदला हुआ है। उसने तेजी से बताया। क्या इमदाद बलोच इतनी जल्दी पहुंच गया? वो हैरान हुआ। आपको पहले का ही पता था? जी, दूसरी जानिब से मुस्बत से जवाब आया। जब इतने जराए हैं तो हमें क्यों फंसाया? तल्ख लहजा। आप खुद फंसी हैं, माइंड इट। वो उससे भी ज्यादा जहरखुंदी से बोला। मेरे सर को एहसान नहीं कर रही आप। अभी वक्त है यहीं से अपने घर चली जाए। मेजर आस ने उसकी तबीयत साफ की। उसके साथ एक और बंदा भी है। वो उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त कर गई। वो कहता भी तो सच था। अपनी वॉच वॉच जरा घुमाएं और नीचे करें। उसकी वॉच पर लगा स्पाई कैमरा मदद दे रहा था मेजर राज को लाउंज का मंजर देखने में। मंजिल इतनी ऊंची नहीं थी। वो अभी तक लॉन में खड़े पीटर से मुसाफिया कर रहे थे। ये तो शाकिर है, रॉ का एजेंट। मेजर राज की आवाज में हैरत का अंसर शामिल था। अब नीलम ने पूछा। आपको इनकी गुफ्तगू सुननी है कैप्टन नीलम, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसने सारी जिम्मेदारी नीलम पर डाल दी। मीटिंग कहाँ होगी? नीलम ने पूछा। मोस्ट प्रोबेबली ड्राइंग रूम में। मेजर आज से बात खत्म करके वो सोचने लगी। नक्शा दिमाग में आने लगा और बिलाखिर उसे एक सिरा मिल ही गया। अगर वो बैल्कनी से छलांग लगाकर नीचे वाले फ्लोर पर जाती तो मुमकिन था गार्ड्स उसे देख लेते और कोई मसला खड़ा हो जाता। नीलम ने बालों से पिन निकाली और 1 मिनट बाद ही लॉक खोल लिया। आहिस्ता से बाहर राहदारी में झांका, कोई नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे नीचे आई। कोई गार्ड ऊपर आ रहा था, मगर उसे लिफ्ट इस्तेमाल की थी। नीलम ने अकल का दामन थामा था और सीढ़ियों से उतरी थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई और ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ने लगी। दीवार की ओट में होकर देखा तो वहां गार्ड्स खड़े थे और सामने से पीटर और उसके साथ इमदाद बलोच और शाकिर आ रहा था। उसने एक फैंसी टोकरी सामने लंबे से डेकोरेशन मेज पर पड़ी देखी और उठा ली। वो जालीदार थी, सुराख इतने बड़े थे कि उसकी छोटी उंगली अंदर बाहर हो सकती थी। उसने ऊपर से फूल उठाए तो उसमें रंग बिरंगे बड़े बड़े मोती थे। उसमें ऑडियो लिसनिंग बग डिवाइस छुपाई और ऊपर फूल रख दिए।
अपना सेल फ़ोन निकाल कर डिवाइस का कोड मिलाया और उसे एक्टिवेट कर दिया। अल्लाह का नाम लिया और आदत के मुताबिक और सामने से आते एमाज को देखकर चलने लगी। मिनहाज जो राहदारी से अपनी ही धुन में गुजरता ड्राइंग रूम में जा रहा था, सामने से आती नीलम को देखकर ठिठक गया। मलिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मिनहाज उस तक पहुंचता, वो हाथ से टिटोलती दरवाजे तक आई, जहाँ खड़ा गार्ड मिनहाज के इशारे पर पीछे हट गया। मम, मुझे कैद में रखने को लाए हो? तंग आ गई हो कैदी बन कर? उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। ये कहाँ से लाई हो? मिनहाज ने उसे टोकरी लेते पूछा। वो ये फूल है ना, मुझे अच्छे लगे तो मैंने उठा लिए, सॉरी, वो नरमी से बोली। तुम्हें पसंद आए तो तुम रख लो हमारी तरफ से। वो हंसी नजरें सामने रखी। वो मिनहाज से मुखातिब थी। मिनहाज का शिद्दत से दिल चाहा कि वो उसकी आंखों में देख कर बात करे। थैंक्स, तुम्हें कमरे से नहीं निकलना चाहिए था। वो तजवज़ब का शिकार हुआ। उसके प्लाजा में कोई लेडी नहीं थी। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। उसने नीलम को साथ वाले रूम में भेज दिया, जहाँ सिर्फ सोफे पड़े थे। छोटा मगर खूबसूरत ड्राइंग रूम। ये बास्केट हम तुमसे वापस लेंगे। जब उसे एहसास हुआ कि वो कमरे से निकल रहा है, तब बोली, ठीक है। मिनहाज ने टोकरी को देखा और साथ वाले ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। बास्केट उसने मेज़ के दरमियान रख दी। नीलम के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हवा में छोड़ा तीर ऐन निशाने पर लगा था। उसने तमाम रिकॉर्डिंग सेव करना शुरू कर दी। ये पहला बड़ा टेक्निकल कारनामा उसने अंजाम दिया था। मैं रॉ का एजेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। हम तुम्हारे लिए एक पुरकशिश ऑफर लाए हैं। इमदाद बलोच की आवाज़ थी ये, और ये मिनहाज की आवाज़ उभरी। तो मुझे शाकिर ही समझ लो। मैं भी अपने देश के लिए काम करता हूँ। तुम्हारे साथ काम करना ही हमारे मिशन का खास हिस्सा था। शाकिर बोला। मेजर राज तमाम रिकॉर्डिंग गौर से सुन रहा था। ड्राइंग रूम में लैपटॉप सामने रखे थ्री सीटर सोफे पर बैठा था। तुम लोग अपना मकसद बयान करो। मिनहाज की बेनियाज आवाज़ गूंजी। हम चाहते हैं कि तुम अंडरवर्ल्ड से फिर से ताल्लुक कायम कर लो। ब्लैक स्टार के साथ जो होना था वो हो चुका। हमारी तरफ से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम पर तुम्हारी हिफाजत फ़र्ज़ है। तुम्हें ब्लैक स्टार वाला ही मुकाम व मर्तबा मिलेगा। ISI से हमारा प्रोटेक्शन मिलेगा। इमदाद बलोच बोला। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मिनहाज ने लापरवाही से सवाल किया। अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाओगे तो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ में रहोगे। कोई तुम्हारे गिरबान तक हाथ लाने की कोशिश नहीं करेगा। इमदाद बलोच ने कहा। वो तो कोई अब भी नहीं करता। उस शख्स का इत्मीनान काबिल दीद था। जब सबूत मिल गए तो फौज तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसने साफ गोई से कहा। तो ISI से रॉ छुड़वाएगी मुझे? नहीं, बस अंडरवर्ल्ड की पावर उन्हें तुम तक पहुंचने ही नहीं देगी। इमदाद बलोच से कायल करने को सरगर्दा था। क्यों चाहते हो मैं अंडरवर्ल्ड में वापस आ जाऊं? हमें ऑर्डर दिए गए थे कि हम तुम्हारे साथ काम करें और चेक करें कहीं ब्लैक स्टार की मौत के बाद से तुम बदल तो नहीं गए। शायद इसलिए कि तुमने अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक ख़त्म किया है, मगर तुम्हारे साथ काम करके एक चीज़ तय हो गई कि पाकिस्तान के खैरख्वाह तुम आज भी नहीं हो। नरम दिली आज भी तुम्हारे अंदर ढूंढने से नहीं मिलती। हर किस्म की स्मगलिंग के गैंग्स हैं तुम्हारे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के प्लान है तुम्हारे। अब की बार शाकिर बोला था। तो तुम मेरी पावर की बिना पर चाहते हो कि अंडरवर्ल्ड में मैं फिर से आ जाऊँ? मिनहाज ने मजाक उड़ाया। तुम्हारे पास ISI अपने जाल बिछा रही है। हमसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। इमदाद बलोच ने तसल्ली दी। इनोसेंट बॉय कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। अ, जब तुम लोग नहीं लड़ सके तो जब तुम लोग ब्लैक स्टार के लिए नहीं लड़ सके तो मेरे लिए क्या लड़ोगे? उसने सिगार सुलगाया हुआ था। सर, ब्लैक स्टार पुरानी कहानी थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इमदाद बलोच ने पैंतरा बदला। मिनहाज ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करूंगा। अपना कॉन्टैक्ट छोड़ जाओ एंड एंजॉय टी टाइम। रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी। कैप्टन हमजा ने कोहनी घुटने पर टिकाकर उस पर ठोडी रखे किसी सोच में डूबे मेजर राज को देखा। तो शाकिर और इमदाद बलोच दोनों ही रॉ के एजेंट्स हैं। कैप्टन हमजा बोला। गुफ्तगू से तो यही अंदाज़ा हो रहा है। मेजर राज ने लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी फोल्ड कर दी। अब आगे क्या करना है? कैप्टन हमजा की बेचैनी बढ़ने लगी। वही सोच रहा हूँ। टाइगर ने कनपटियां सहलाई। शुक्र है तुम यहीं बैठी हो, वरना मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना पड़ता तुम्हें। वो पीटर को चंद हदायत देकर उसके कमरे में आया था, जहाँ उसे बिठा कर गया था। मलिका, उसने नीलम को फिर बुलाया। हाँ, वो इधर उधर देखने लगी। मिनहाज ने एक कुर्सी खींची और बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। उसके नाजुक कोमल हाथों को एक नज़र देखा और अपनी दस्तरस में ले लिया। इतने नरम लम्स ने उसको रूह तक सरशार कर दिया था। मिनहाज इस जहाँ में 14 साल बाद सिनफ मुखालिफ का लम्स महसूस किया था, या यूं यूं कहा जाए कि पूरी जिंदगी में पहली बार। यहाँ देखो, बिल्कुल सामने बैठा हूँ मैं। वो उसकी हथेली पर दबाव बढ़ाता बोला। नीलम ने सामने देखा और झटके से हाथ छुड़ाए। हमें यहाँ से जाना है। हम क्यों रुके यहाँ? वो वापस अपने रूप में आई। मलिका, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। एक गवर्नेंस आ रही है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। वो पुरअज़्म लहजे में बोला। तुम हद से बढ़ रहे हो, वो चिल्लाई। मिनहाज जहाँ की कोई हद नहीं, वो ठंडे लहजे में बोला।
ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے چلاتا سنتا رہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ چیخ پڑی۔ میں پاگل ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ گھمبیر آواز میں جذبوں کی آنچ پر بول رہا تھا۔ نیلم کو یہ الفاظ تو سمجھ نہیں آئے، مگر اپنے خوابوں کی تصدیق کا یقین ہو گیا تھا۔ یہی زبان، یہی لہجہ، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ چلو اٹھو، اپنے روم میں جاؤ اور میری پرمیشن کے بغیر مت نکلا کرو۔ اور تم باہر کیسے آئی؟ میں نے لاک لگایا تھا۔ وہ اب سنجیدہ تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاک نہیں تھا، میں نے کھولا تو کھل گیا۔ وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیکھتی بول رہی تھی۔ آؤ، میں نے حاضر سے بازو سے پکڑا۔ شام تک کوئی لیڈی آ جائے گی، تمہیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، وہ بولا۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، اندھے لوگ لنگڑے نہیں ہوتے، چل سکتے ہیں وہ۔ نیلم نے بازو نکلوایا اس کی گرفت سے، پھر کرسی پکڑ کر کھڑی ہوئی اور باہر چل دی۔ منہاج نے اس کی پشت پر نظر جما دی جہاں گولڈن بالوں کا آبشار بکھرا تھا۔ میرے عشق دے وچ مشوق نہ ہو، نی اج تک غلط نگاہ کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی، نی فرق کیتا تیری پوجا وچ، نی خطراں دی پرواہ کیتی، ایک تینوں رب نہیں کہہ سکدا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ کیا ہوا ہے؟ بڑے سے لاؤنج میں ایکسٹرا لارج ایل ای ڈی پر نیوز اینکر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ کی غم سے نڈھال صورتحال کا تذکرہ کر رہی تھی۔ منہاج کچھ دیر پہلے یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اس نے ہی ایل ای ڈی آن کی تھی، تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا دن تھا۔ چند نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مر چکے ہیں، منہاج بولا۔ یا اللہ، غرق کر ایسے لوگوں کو، اس نے بد دعا دی۔ ہیڈ لائنز سنتے منہاج کے کان اس کی بات پر کھڑے ہو چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اسے شک گزرا کہ شاید اسے کچھ غلط سنا ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کر دے، دردناک موت دے جو بے وجہ معصوم جانوں پر، بے گناہوں پر ظلم کر رہے ہیں، نیلم نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کوئی کسی کو ایسے ہی نہیں مارتا، کوئی بے قصور نہیں ہوتا، ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے۔ منہاج نے نفی کی اور پرزور نفی کی۔ گناہ تو گناہ ہے، کسی ذاتی جھگڑے یا ناراضگی کی صورت کسی کا خون کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نیلم نے بحث شروع کی۔ خیر، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی پاور کا استعمال کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ اسے ابروج کھاتے یوں کہا جیسے کوئی بھی کچھ بھی کہے، میں اپنے خیالات نہیں بدلوں گا۔ اچھا، یہ گناہ نہیں ہے تو گناہ کیا ہے؟ وہ تم کی۔ میرے نزدیک میرا ہر وہ عمل جو میں اپنے مزاج اور ضمیر کے خلاف سر انجام دوں گناہ ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ نیلم کو اس کے اطمینان پر حیرت ہوئی۔ غلط، بالکل غلط۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے گناہ ہے، اور ناحق جان لینا تو گناہ کبیرہ ہے۔ نیلم نے اس کی ڈیفینیشن رد کی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ سب؟ تم مسلمان تو ہو نا؟ نیلم پوچھ رہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ اپنے سامنے بیٹھا ایک شخص نظر نہیں آئے گا، کسی کے در پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہم کبھی اتنے کمزور نہیں رہے۔ خیر، ایک غیر مسلم کے ساتھ تو ہم بالکل نہیں رہیں گے۔ وہ صوفے کے ہیڈ سپورٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہونے لگی۔ کیا عجیب سی بحث کر رہی ہو ملکہ؟ بیٹھ جاؤ خاموشی سے، منہاج بیزاری سے بولا۔ بس کر جاؤ، بہت ہو گئی تمہاری منمانی۔ اب اگر تم نے ہمیں فورس کیا تو ہم پولیس میں کمپلین کریں گے، وہ بول کر جانے لگی۔ ویسے ہی ہاتھوں کو اٹھاتے ٹٹولتے ہوئے منہاج اس کے آگے آیا تو نیلم کے بڑے ناخن اس کے کوٹ سے مس ہوئے۔ پولیس میں کمپلین کرو گی میری؟ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑے درستگی سے پوچھا۔ مجھے 1 سیکنڈ لگے گا FIR کٹواتے کہ اس لڑکی نے میرے کروڑوں کے ہیرے چوری کیے ہیں۔ اس کی آواز میں دھمکی اور شعلے تھے، مگر مقابل کی کیپٹن نیلم تھی۔ تو تم وہی ہو جس نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہماری آنکھیں چھین لی ہم سے، وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ جو اس کے روز روز کے احتجاج سے تنگ آیا ہوا تھا، غصے میں غلط بول گیا۔ دیکھو ملکہ، اس نے نیلم کا بازو آزاد کراتے ماتھے پر ہاتھ مارتے خود کو ریلیکس کیا۔ مجھے اس نام سے مت پکارو، ہٹ جاؤ ہم یہاں 1 منٹ، وہ بولتی ہوئی لاؤنج سے نکل رہی تھی جب منہاج اس کے پیچھے آیا۔ سامنے کوریڈور سے پیٹر اور شاکر گزر رہے تھے۔ قریب آتے پیٹر اور شاکر کی جانب ایک لڑکی کی پشت تھی جس کا بازو منہاج نے تھام رکھا تھا اور وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بازو چھڑوانے کی کوشش میں وہ ترچھی ہو گئی تھی۔ شاکر کو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اٹس انبلیویبل، شاکر کے منہ سے بے اختیاری میں یہ الفاظ نکلے۔ پیٹر نے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ سر، پیٹر کے مخاطب کرنے پر منہاج سنبھلا۔ جسٹ اے منٹ، پیٹر سے کہہ کر وہ اسے بازو سے گھسیٹتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسلسل لمبے ناخنوں سے اس کی ہاتھ کی پشت نوچ رہی تھی۔ منہاج نے اسے روم میں لاک کر دیا اور خود نیچے آ گیا جہاں شاکر پینڈولم کی طرح ٹہل رہا تھا اور پیٹر آرام سے صوفے پر براجمان تھا۔ میں نے ہاں میں جواب کیا دیا، تم دوسرے دن اپنا منحوس منہ لے کر آ گئے۔ منہاج نے شاکر کو ذلیل کرنا چاہا۔ یہ لڑکی وہی ہے جس کو ایگل نے اغوا کیا تھا؟ شاکر نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنا سوال جھاڑا۔ بلیک سٹار کسی کو جواب دے نہیں ہے، وہ کروفر سے بولا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے سے کوٹ کو پیچھے کیے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔
तुम इस लड़की पर भरोसा कर रहे हो, जान ले लेगी तुम्हारी। शाकिर चंद कदम आगे बढ़ता उसकी आंखों में देखकर बोला, ले ले, मुझे कोई परवाह नहीं। वो लापरवाही से बोलता सोफे पर बैठ गया, टांग पर टांग जमाए, एक हाथ की उंगलियां घुटने पर बजाते वो मुकम्मल बेलियास बना था। मेरी बात को हल्का मत लो, शाकिर ने अपनी बात का असर ना होते देखकर पेचोताप खाकर कहा। तो मलिका को बीच में मत घसीटो, अपने काम से काम रखो। मिनहाज ने सिगार सुलगाया। हाँ हाँ, मलिका तुम्हें गधा बना देगी वो, शाकिर ने मजाक उड़ाया। बकवास बंद करो अपनी, मिनहाज धाड़ा। तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है मैंने, 3 दिन बाद तुमने इंडिया जाना है। पीछे ये यहाँ अकेली होगी, अकल से काम लो, वो भरोसे के काबिल लड़की नहीं है, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा। शाकिर रिसर्च एनालिसिस से ताल्लुक रखता था। नीलम उसे शुरू दिन से खटक रही थी। वो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी, एक टीनेजर ब्लाइंड गर्ल। मिनहाज ने क्वेश्चन लगाते धुआं छोड़ा। वो ब्लाइंड नहीं है, झूठ बोल रही है, मैं मान ही नहीं सकता। शाकिर ने नफी में सर हिलाया। 2 बार टकराकर खुद को बुरी तरह जख्मी कर चुकी है मेरे सामने, इससे ज्यादा क्या सबूत होगा। मिनहाज मानने से इनकारी था। तंजिया मुस्कुराया। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, ट्रेन करके भेजी गई है। वो 10 बार भी खुद को जख्मी कर ले तब भी उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। ये बात उसके लिए आम सी है, उसे सोचा भी नहीं होगा कि उसका पाला किससे पड़ने जा रहा है। शाकिर की आंखों में वही चमक थी जो एक सियात की आंखों में, सफेद बेदाग नरम व मुलायम कबूतर को देखकर आ जाती है। नीलम ने काफ़ी जगहों पर वही ऑडियो लिसनिंग बग डिवाइस छुपा दी थी। उसे 4-5 दिन बाद चार्ज करना पड़ता है, मगर चूंकि वो उसे पूरा दिन और रात एक्टिव रखती थी तो उसे ये 3 दिन बाद ही चार्ज करनी पड़ती थी। इस डिवाइस का फ़ायदा ये था कि 40 डेसिबल सरगोशी की आवाज़ 25 डेसिबल होती है से ज़्यादा साउंड ये डिटेक्ट कर लेती है। स्पाई और जिस नंबर पर ये एक्टिव हो उसका यूज़र बासानी उसे 10 12 मीटर के अंदर अंदर सुन सकता है। उसने स्पाई हिडन कैमरास का भी खूब इस्तेमाल किया था। मेजर राज को बहुत सहूलत महसूस हो रही थी। इमदाद बलोच, शाकिर, पीटर और रहमास की मीटिंग की सारी गुफ्तगू वो सुन चुका था। उनकी रिकॉर्डिंग अपने एक्सपर्ट्स को भेज चुका था। उसके 50 साथियों के गिरोह ने भी इमदाद बलोच का भरोसा जीतना शुरू कर दिया था और उसकी मदद करने को तैयार थे। मेजर रास और नीलम शाकिर की सारी गुफ्तगू सुन चुके थे। कैप्टन नीलम शाकिर से होशियार रहिएगा। सबसे पहले तो सारे कैमरे उतार दें और रिकॉर्डर भी उठा दें, वरना आपका नंबर शाकिर के हाथ लग जाएगा। उसने नीलम को खबरदार किया। वो अपने कमरे में लॉक थी। 3 दिन बाद मिनहाज इंडिया जा रहा है। वो अंडरवर्ल्ड का बंदा है। ये बात आपको पता थी? नीलम ने पूछा। हाँ, मगर ये नहीं पता था कि असद जुबैर लगारी भी उसका पार्टनर है। और यही नहीं, वो कुछ कहते कहते रुक गया। क्या? नीलम ने उकसाया। कुछ नहीं, आस बोला। ये शाकिर उसे अंडरवर्ल्ड में फिर से आने की दावत दे रहा है। ये तो एजेंट है ना। नीलम ने अपनी हैरत को जुबान दी। खुफिया अदारों का एक डिपार्टमेंट सियासत के लिए भी काम करता है। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो सही कर रहे हैं या गलत, बस अपनी सियासत को बरकरार रखने को अपने सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं। और चंद गद्दार सियासतदान अंडरवर्ल्ड का ही पार्ट होते हैं, जैसे असद जुबैर लगारी पाकिस्तान का मशहूर और सियासत में एक आला ओहदे पर विराजमान दुश्मनों का साथी निकला। ऐसे गद्दारों को मौत भी जल्द नहीं आती। मेजर राज से उसे गोया वो सियासत, खुफिया अदारी और अंडरवर्ल्ड की माबैन चलते खेल समझाए। आप खौफजदा ना। हम डरते नहीं हैं इन सब से। कैप्टन नीलम की एक गोली की मार है ये सब। वो उसकी बात काट कर फखरिया बोली। आखिर को इतना अच्छा निशाना हो गया था। उसके साथ दिमाग भी काम करने लगा था। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल नहीं। आप इस फील्ड में अभी नहीं हैं। वो आप जैसी जाने कितनी भुगता चुके होंगे। मैं आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता। पॉइजन प्लस अपने साथ रखिएगा। पिल्स अपने साथ रखिएगा। मौत कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। खुद को बेजार टॉर्चर करवा कर अजियत का सामान मत कीजिएगा। वो उसे हरासा कर रहा था या समझा रहा था। अपने मुल्क के लिए किसी ने नाखून बिना देने का दावा किया था 1 साल पहले, और आज उसका वतन उससे पूरी की पूरी जान मांग रहा था। याद रखिएगा, मैदान छोड़कर जाने वाले बुज़दिल, कम हिम्मत और डरपोक होते हैं। बगैर जंग लड़े पीट करके जाने से बेहतर है जंग लड़कर खुद को शोधा में शुमार कर लो। उस फहरिस्त में जगह बना लो जिसमें तुम्हारा वतन, तुम्हारा मुल्क और उसके बासी फख्र करते हैं। खुद को उस नगमे के बोल में ढाल लो जो हर 14 अगस्त 6 सितंबर को खराज तहसीन पेश करने के लिए गाए जाते हैं। मरना तो सब ने है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसी ने रहती दुनिया तक नहीं जीना तो क्यों ना मर कर भी रहती दुनिया तक जीने वालों में शुमार हो जाए, क्यों ना शहीद हो जाए। अगर किसी एक के मरने से लाखों लोग जी लें तो क्या ये सौदा बुरा है? मेजर आस के अल्फाज थे। नहीं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वही जहर था जिसने उसे अपनी मट्टी से बांध रखा था। वो उसे भी इसी धरती से बांधना चाहता था। वो उसके साथ हसीन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए बैठी थी और वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे मरने से लाखों लोग बच जाते हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है।
نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ شاکر کی باتیں منہاج زہا کے کانوں میں گونجتی بار بار اس کی نیند خراب کر رہی تھیں۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، قیمتی بستر اور نرم ملائم تکیے، ہیٹر کی گرمائش کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس پر وہ مہربان ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اٹھا، دریچوں پر پڑے گہرے رنگ کے پردے سمیٹے اور اچانک کسی خیال کے تحت اپنے سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے سلیپرز پہن کر باہر نکل گیا۔ یہی درست وقت تھا جب ایماز پلازا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن نیلم نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ آڈیو ریکارڈر تو وہ سمیٹ چکی تھی، اب باری کیمروں کی تھی۔ چند کیمرے بھی اسے اتار لیے تھے۔ اب اس کا رخ ہال کی جانب تھا، جہاں اسے 3 کیمرے لگائے تھے، ہڈن کیمرے کہ عام انسان انہیں محسوس بھی نہ کر سکے۔ منہاج اپنے روم سے نکل کر لفٹ کے ذریعے اس کے کمرے تک پہنچا۔ ہلکے سے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ کی حالت صاف بتا رہی تھی، جیسے ابھی کوئی بستر چھوڑ کر گیا ہو۔ منہاج نے ٹھوڑی پر انگلیاں پھیری، کوئی خطرہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ تیزی سے نیچے جانے لگا۔ نیلم ابھی لاؤنج میں تھی جب اس کے کانوں نے ہلکے ہلکے قدموں کی آواز محسوس کی۔ کبھی وہ میجر راز کو کہتی تھی کہ آپ اتنی ہلکی آواز کو کیسے محسوس کر لیتے ہیں، اور اب وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ لان اور پارکنگ ابھی تک روشن تھی، جہاں 24 گھنٹے گارڈز کا پہرا رہتا تھا۔ اوپر کے فلورز پر وہ گئی نہیں تھی، مگر میجر راز نے بتایا تھا کہ جہاں ہیرے پڑے ہیں اس فلور کی بھی حفاظت بہت سختی سے کی جاتی ہے۔ منہاج ہال کے دروازے کے پاس رک گیا، اندر داخل ہوا، سارا ہال دیکھا، راہداری دیکھی اور واپس لفٹ کی جانب چل پڑا۔ اسے واپس لفٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ باہر نکلی۔ کالا سوٹ پہنے وہ اندھیرے کی ساتھی لگ رہی تھی۔ اپنی کارروائی مکمل کر کے وہ جب اوپر کے فلور پر پہنچی تو منہاج اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کیپٹن نیلم کے لیے وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ آخری روم کو کھولنے کی کوشش کی، بے سود۔ کیپٹن نیلم اب اپنی جمناسٹک آزماؤ، وہ خود سے مخاطب تھی۔ آخری کمرے کی گلاس ونڈو کھولی، ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑے منہاج کو دیکھا۔ وہ متوجہ نہ تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے داخل ہو کر بالکنی میں گئی۔ ساتھ والی بالکنی کی منڈیر پر ہاتھ رکھتے نیچے بندوقیں لے کر گردش کرتے گارڈز کو دیکھا اور ٹانگیں اوپر کر کے دوسری بالکنی کی سطح پر رکھیں۔ ایک اور چھلانگ ہی لگائی اور پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس تمام دورانیے میں اسے 20 منٹ لگ چکے تھے۔ کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو منہاج فوراً اندر گیا۔ وہ چیزیں ٹٹولتی چل رہی تھی، تبھی میز سے ٹکرائی اور کرسٹل کی سراہی گرا دی۔ منہاج اسے یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے، تبھی خوشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور اسی طرح چلتے چلتے بیڈ پر پہنچی اور چادر تان کر سو گئی۔ منہاج واش روم میں گیا۔ واش بیسن گیلا تھا، نل بھی ٹھیک طرح سے بند نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے خاموشی سے نکل گیا۔ ٹائیگر ورک ہیو ڈن، کیپٹن نیلم کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ میں نے کہا تھا نا میجر راس، کیپٹن نیلم ہمیں مایوس نہیں کرے گی، وہ بہت قابل ہے، بس اسے نکھار کی ضرورت تھی۔ جو تم نے اسے بخشا، مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ایک خواب ہے، مگر نہیں، ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے کہ منہاج انڈر ورلڈ کا بندہ ہے۔ بلیک سٹار کا ذکر ہمارا پلڑا اور بھاری کر رہا ہے۔ منہاج 3 دن بعد انڈیا جائے گا۔ میں نے 2 ایجنٹس پہلے ہی بھیج دیے ہیں، وہ منہاج کی پوری رپورٹ دیں گے تمہیں۔ یہ ان کے کانٹیکٹ کوڈز ہیں۔ ISI کے سربراہ نے آج اپنے فیصلے پر خود کو ہی داد دے ڈالی۔ وہ ایک تجربے کار، اعلیٰ عہدے اور دنیا میں ایک نام رکھنے والی اعلیٰ خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ بھلا کھوٹے کھرے کی پہچان کیسے نہ ہوتی؟ سر، کیپٹن نیلم نے اپنی دوسری رپورٹ بھی بھیجی ہے۔ میجر راس نے ایک اور فائل انہیں پیش کی۔ یہ پیٹر ہے، ڈی کا دوست بھی رہ چکا ہے، بہت پہلے سے منہاج کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہے۔ اس کی پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بس پیسے کا لالچی اور جرائم کا عادی ہو چکا ہے۔ منہاج کا پرسنل ورکر آج کل یہی ہے۔ اس کے زیر استعمال دونوں گاڑیوں میں ریکارڈر اور کیمرہ فکس ہے، جس کی بنا پر یہ چند چہرے سامنے آئے ہیں جو ہیرے کی اسمگلنگ میں پیٹر کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ جعلی بنائے جاتے ہیں۔ پیٹر چند دن تک وہ تیار کر لے گا۔ کیپٹن نیلم کا کہنا ہے کہ وہ پاسپورٹس کی فوٹوگرافز سینڈ کر دیں گی۔ باقی کا کام ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام کو اعتماد میں لے کر بآسانی کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں رپورٹ کا خلاصہ سنا رہا تھا۔ ویل ڈن ٹائیگر، یور ٹیمز آر ریئلی ہارڈ ورکنگ اینڈ یور اسٹوڈنٹ کیپٹن نیلم، شی میڈ می ونڈر۔ شاباش ٹائیگر، تمہارا عملہ بہت محنتی ہے، اور تمہاری شاگرد کیپٹن نیلم، اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ منہاج کا دماغ خراب ہو گیا۔ اپنے سے 13 سال چھوٹی لڑکی پر عاشق ہوا پڑا ہے۔ مجنوں رومیو کے سارے ریکارڈ توڑے گا، اس کے لیے جان دے گا، دہشت گردی اسمگلنگ چھوڑ دے گا۔ فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے نا یہاں؟ شاکر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اوہ، تو وہی لڑکی واپس آ گئی ہے؟ امداد بلوچ نے چائے کی چسکی بھری۔ شاکر اس کے اطمینان پر مزید سیخ پا ہو گیا۔ جب دیکھو چائے، جب دیکھو چائے۔ اس نے چائے کی پیالی امداد بلوچ کے ہاتھ سے جھپٹ کر دور اچھال دی۔ سیمنٹ کا فرش آلودہ ہو گیا۔ تمہیں میری چائے سے کیا تکلیف ہے؟ وہ چلایا۔ یہاں تلوار سر پر لٹکی ہے اور تجھے چائے کی پڑی ہے؟ شاکر دھاڑا۔
कौन सी तलवार? वो लड़की? 40 किलो वजन होगा बमुश्किल बेचारी का। एक दिन सांप छोड़ दिया उस पर, अगले दिन खुद भाग जाएगी, या फिर उसके सामने 3-4 बंदे मार दे। दिल हलक से बाहर आ जाना है, उस बच्ची से डर रहा है तू। उसने साफ नीलम का मजाक उड़ाया। तुम उसे हल्का मत लो, मुकम्मल ट्रेंड लड़की है। उसे मिनहाज का दिल बहलाने को नहीं भेजा गया, उसे वहां मिनहाज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को भेजा है। वरना कोई लड़की इतनी लावारिस है कि उसे किसी और के घर रहना पड़ रहा है। शाकिर ने चंद नुक्ते सामने रखे। चलो देखते हैं पाकिस्तान की आर्मी गर्ल्स में कितना दम है। इमदाद बलोच उसे किसी तौर सीरियस नहीं ले रहा था। जान ले लेगी तुम्हारी। शाकिर की बातें मुसलसल उसके दिमाग में गूंज रही थी, और उस तस्वीर को भी वो झुटला नहीं सकता था। और रात को नीलम का गायब होना एक और पुरस्कारियत कायम कर चुका था। नीलम की मोहब्बत अपनी जगह, वो उसकी चाह में अपनी जान नहीं गंवा सकता था, ना ही अपना मकसद भूल सकता था। उससे दूर रहकर ऐसी ही सोचें दिमाग में आती थी, और जब वो सामने आती तो लगता कि टेलीपैथी के इल्म के जरिए उसे काबू कर रही है, उसे जकड़ रही है, कैद कर रही है। मुझे मंजूर है, तुम आजमा लो उसे। ये एक जुमला कहने के बाद मिनहाज ने सेल फोन ऑफ कर दिया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया मलिका, तो तुम मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा वहशी पाओगी। मैं माफ करने वालों में से नहीं हूँ। वो कद आदम ग्लास विंडो खोलकर खड़ा था, और नजरें नीचे लॉन की घास पर बैठी वो ठंडी हवा महसूस कर रही थी। इतनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर कि दिल उसे धोखेबाज मानने पर तैयार नहीं था। शाकिर आ गया है, पीटर ने नॉक करके अंदर दाखिल होते कहा। चलो। वो अपना सेलफोन मेज से उठाता बोला। अगले 5 मिनट में वो नीचे हॉल में था, जहां शाकिर पहले से मौजूद था। मलिका उठो, अंदर चलो, शाम होने वाली है, मिनहाज ने उसके करीब ठहरते कहा। शाकिर ने अपने साथ मौजूद बंदे को इशारा किया, तो उसने एक बड़ी सी चादर में लिपटा सांप दरवाजे और लॉन की दरमियानी राह पर डाल दिया, जहां से नीलम को गुजरना था। चादर से आजाद होते ही सांप पंख फैलाए खड़ा हो चुका था। स्याह रंग का सांप, जिसके ऊपर पीले पीले रंग के धब्बे थे। चमकता जिस्म सांप जैसे शिकार के लिए तैयार था। अब पता चलेगा कि अंधा कौन है, किसकी दुनिया बेरंग है। ये सांप सारे रंग वापस ले आएगा। शाकिर दिल ही दिल में हंस दिया। नीलम अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो चुकी थी। उसकी वॉच में लगा कैमरा राहदारी को कवर कर रहा था। मेजर आस के लैपटॉप की स्क्रीन पर वो सांप साफ नजर आ रहा था। कैप्टन नीलम, वो मुंह पर हाथ फेरता इस तरह भी अंदाज में खड़ा हो चुका था। ये सब शाकिर की चाल है, आप घबराए मत, वो बोल रहा था, जबकि ये सब नीलम के साथ हो रहा था। मेजर आस इन सब से गुजर चुका था, वो उसका खौफ अपने अंदर महसूस कर रहा था। टाइगर सर, अब क्या होगा अगर सांप ने? कैप्टन हमजा स्क्रीन पर देख रहा था। कैन यू प्लीज शट अप फॉर अ मिनट? मेजर रास हो रहा है, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मेजर रास को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसका जुनूनी अंदाज एक बार फिर लौट आया था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे। अगर ना गुजरे तो ये मार देंगे। मरना तो है ही, मेजर रास सही कहते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है। मेजर रास से एक थप्पड़ का बदला लेने को, उन्हें जिच करने को हमने वो पेपर्स साइन कर दिए थे, और आज सारा नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ हमारा। कि आखिरी वक्त में हम बाबा आपी को भी नहीं मिल सकेंगे। काश कहीं से दादो आ जाए, और कहीं कहीं नीलम उठ जा फजर अदा कर ले। काश ये ख्वाब हो, उसने सोचा था, मगर हकीकत सामने थी। जो जो कुरानी आयात याद थी उनका विर्द करती वो हाथ से टिटोलती राहदारी से गुजरने लगी। ध्यान से सीधे जाओ। पीछे से मिनहाज की आवाज आई। वो कदम उठा रही थी। सांप उछल रहा था। सितम तो ये था कि वो आंख भी नहीं मीच सकती थी, ना चेहरे का रंग बदलने देना था। दूसरी जानिब मेजर आस और कैप्टन हमजा की भी सांसें रुक चुकी थी। बिल्कुल बालिश्त भर का फैसला था। सांप अगर रेंगना शुरू कर देता तो नीलम का पैर सबसे पहले उसकी जमीन बनता। शाकिर ने कहा था सांप का जहरीला नहीं है, तभी मिनहाज खुश खड़ा था। मगर शाकिर के चेहरे की शैतानी चमक उसे खटक रही थी। इससे पहले कि ये बालिश्त भर का फासला भी सिमटता, एमाज ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। शाकिर की मुस्कुराहट सिमट गई थी। क्या हुआ? वो हाथ से उसका कोट और फिर गर्दन महसूस करती पूछ रही थी। कुछ नहीं, सामने दीवार थी। मिनहाज की आवाज बहुत कोशिश के बावजूद भी काम गई थी। तुमने कहा था तुम हमारे लिए किसी गवर्नेंस का इंतजाम करोगे, तुमने नहीं किया। इतने दरवाजे हैं तुम्हारे घर में, हम इनसे ही टकरा टकरा कर मर जाएंगे। वो आम से लहजे में ही कहती शिकवे कर रही थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, वो कह उससे रहा था, मगर देख शाकिर को रहा था। चलो, वो उसे लेकर जा चुका था। शाकिर ने शाम को जहर भरी नजरों से देखा था। मेजर आस और कैप्टन हमजा ने सुकून की सांस भरी और अपने पसीने से तर चेहरे साफ किए। दोनों ने शुक्राने के नवाफिल पढ़ने का खुद से अहद बांध लिया था। म्यूरिक ने एमास प्लाजा में एक हफ्ते बाद एंट्री दी थी। उफक पर स्याही फैली थी जब वो डार्क ग्रे शर्ट और खाकी पैंट में, हाथ में चाबी लहराता और दूसरे में बैग थामे अंदर आया। उसने अपने पैंट की पिछली जेब से अपने रूम की कीज बरामद की और लिफ्ट से ऊपर चला आया। वो अभी अपने कमरे में दाखिल हो रहा था जब उसे अंदर किसी ड्रॉर को खोलने बंद करने की आवाज आती महसूस हुई।
اس نے اپنی پسٹل نکالی اور چیل کی طرح نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی۔ نیلم الماری کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ 8 گھنٹے کی لگاتار کوشش کے بعد وہ اس روم کو پیٹر کا کمرہ سمجھ کر آ گئی تھی۔ جب پتہ چلا میوری کا ہے تو لگے ہاتھوں اس کی بھی تلاشی لے ڈالی۔ حفاظتی طور پر اس نے جو بے ہوشی کا انجیکشن اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا تھا اسے نکالا اور سرنج کے ذریعے محلول بھرنا شروع کیا۔ میورک اس کی جانب پشت کیے بیڈ کے نیچے جھانک رہا تھا جب نیلم نے بغیر کسی لحاظ یا ہمدردی کو دل میں لائے سرنج اس کی ریڑھ کی ہڈی کے بائیں طرف گھسا دی۔ اسی تیزی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اس کے منہ پر دے دی تاکہ بے ہوشی میں بھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ نیلم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے پہلے دروازے کو لاک لگایا اور پھر میوری کے پاس پہنچی۔ آج وہ اپنے دروازے کا لاک خراب کر کے اندر سے کنڈی لگا کر آئی تھی۔ کھڑکیاں بھی اندر سے لاک کی تھیں۔ کیپٹن نیلم نے 10 منٹ کے انتظار کے بعد میوری کی تلاشی لی۔ اس کا سیل فون اور ایک وائرلیس نکالا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ بیڈ پر تھا۔ اس کو کھولا، اندر لیپ ٹاپ تھا جس پر کوڈ لگا تھا۔ اس نے سیل فون چیک کیا، 2 سم کارڈ، یہ سب کام یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ واپس اپنے روم میں آئی۔ بہت ہی مشکلوں سے 1 گھنٹے بعد وہ 7 منٹ کا راستہ طے کر کے پہنچی تھی۔ 2-3 جگہ اب منہاج نے گارڈز بھی کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے کمرے کے تمام شیشے اور ڈریسنگ چیک کی کہ کہیں کیمرہ نہیں لگا تھا۔ شکر ادا کرتی وہ اپنے ٹریولنگ بیگ کا خفیہ حصہ کھولنے لگی۔ اپنا لیپ ٹاپ اور سیل فون نکالا۔ اگلے 3 گھنٹے میں وہ سیل فون اور لیپ ٹاپ کا تمام ڈیٹا اپنے لیپ ٹاپ اور سیل فون میں شیئر کر چکی تھی۔ اسی دن کے لیے اسے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہ سب واپس رکھ کر آنے میں اسے مزید 1 گھنٹہ لگا۔ ایک اور گارڈ کو بھی اسے پریشر پوائنٹ کی ٹرک لگا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے جبڑوں کے پاس ایک مخصوص نس پر پریشر ڈالنے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہونے کا دورانیہ لگائے گئے پریشر پر منحصر ہے۔ منہاج اسے تو نابینا سمجھ کر ایماس پلازا میں رکھ رہا تھا مگر اس کے لیے کسی اور عورت کو پلازا میں نہیں لا سکتا تھا۔ 11 بج گئے تھے۔ وہ بریک فاسٹ کے لیے نیچے ڈائننگ ہال میں آیا تھا جہاں ناشتے کے تمام لوازمات میز پر سجے تھے۔ ملازم ویسے ہی روٹین کے مطابق کھڑے تھے جبکہ پیٹر فون پر مصروف تھا۔ شاکر منہاج کے ساتھ پھر سے کام کرنے لگا تھا جبکہ امداد بلوچ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو چکا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا پھر سے بلوچستان جانے کا ارادہ تھا جبکہ کراچی میں اسے مزید نہیں رکنا تھا۔ ملکہ ابھی تک سو رہی ہے؟ میز پر اس کی غیر موجودگی نے منہاج کو احساس دلایا۔ پیٹر کہاں مصروف ہو؟ اسے فون میں مسلسل بزی دیکھ کر منہاج نے کہا، سر، آپ نے جو ہیرے کی سمگلنگ کے لیے لڑکا تلاش کرنے کا کہا تھا اس سے ہی رابطہ کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہے۔ اسے آج میٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ کیا اسے پلازا میں ہی ٹھہرا لیں؟ میں اسے اپنا پی اے رکھنے کا سوچ رہا ہوں۔ اسمگلنگ کا سارا کام وہ سنبھال لے گا۔ پیٹر نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے کہا تھا ہمارے پرانے گینگ میں سے ہی کسی قابل بندی کو رکھ لو۔ منہاج کھڑے کھڑے بولا۔ اسے ابھی نیلم کو ناشتے کے لیے لینے بھی جانا تھا۔ سر، پچھلے 3-4 مہینے سے مجھ سے رابطے میں ہے اور اس سے پہلے ہیروئن کی اسمگلنگ بھی کر چکا ہے، پیٹر نے کہا۔ جیسا تم ٹھیک سمجھو، اگر بندہ مشکوک ہوا تو میری نظروں سے بچ نہیں سکے گا۔ منہاج نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالے جو وہ عادتاً کھڑے ہوتے ڈال لیتا تھا اور نیلم کو ناشتے کے لیے خود بلانے چل پڑا۔ اس کی رات کی کارروائی سے میجر آس اور باقی سب بے خبر تھے کیونکہ شاکر کو شک گزر گیا تھا۔ تبھی وہ ان سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر چکی تھی۔ ہیلو پیٹر۔ ڈرائنگ روم میں ایک خوش شکل 26-27 سال کا نوجوان داخل ہوا۔ اس نے آتے ساتھ پیٹر سے ہاتھ ملایا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، میری فلائٹ لیٹ لینڈ کی، ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ یہاں آ رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ان کی بے تکلفی اچھی تھی۔ اوہ، تو تمہارا ٹریولنگ بیگ؟ پیٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ یار، اب وہ تو لانے سے رہا۔ وہ ہنسا۔ راستے میں ہوٹل میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ مزید بولا۔ تم یہیں ٹھہر جاتے، آخر کو تم ہمارا کام کرتے ہو، پیٹر نے شرمندہ ہوتے کہا۔ تمہارا باس ایک کک مار کر مجھے اپنے محل سے سڑک پر پھینک دے گا۔ ہم اپنے ایک کمرے میں ہی خوش ہیں بھائی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خوش مزاج تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایماز نے فائنل کیا ہے تبھی بلایا ہے تمہیں، پیٹر نے اسے حقیقت بتائی۔ نوازش بھائی، مجھ ناچیز پر بھروسہ کیا آپ بڑے لوگوں نے۔ آپ کو چائے پانی بھی پوچھ لو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی ہے ہی دھوکے باز۔ بھلا میوری کے کمرے میں آدھی رات کو کون گھس سکتا ہے؟ شاکر کو آج پھر موقع مل گیا تھا۔ میں نے کمرے میں کسی کی پریزنس کو محسوس کیا تھا۔ جب میں اندر گیا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر کسی نے میرے اوپر چادر ڈالی اور کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میورک سر تھامے بیٹھا تھا۔ منہاج اور شاکر اس کے کمرے میں کھڑے تھے اور میورک بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ منہاج میں تعصب چہرہ لیے ادھر ادھر کمرے میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ ایماز، آخر تم ایک لڑکی پر بلائنڈ ٹرسٹ کیوں کر رہے ہو؟ میورک بھی جھنجھلایا۔ منہاج زہاق کچھ بھی کہے بغیر لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے روم سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھک دھک ایماز پلازا کے فرش میں جذب ہو رہی تھی۔ اس نے نیلم کو ٹی وی لاؤنج میں LED پر کوئی پروگرام سنتے دیکھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں LED کی دیوار پر تھیں نہ کہ اسکرین پر۔ ہیلو، امداد بلوچ ایک پرائمری اسکول ہے،
اس نے اسکول کا نام لیا اور ایڈریس بتایا، وہاں حملہ کرنا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا بول رہا تھا تاکہ اسے صاف سنائی دے سکے، اور دوسری جانب نیلم کا سانس اٹک گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اوپر گیا اور ایک سی ڈی لے کر واپس آیا۔ کوئی ہے یہاں؟ نیلم بآواز بلند بولی۔ منہاج خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر 1 سال پہلے ایک اسکول میں ہونے والے بلاسٹ کا منظر چلنے لگا۔ بچوں کی آہیں، سسکیاں گونجنے لگیں، ایمبولینس کا بے تحاشا شور، ماؤں کی التجا کرتی آوازیں، خون میں لت پت لاشیں، قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ نیلم نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسکرین کی جانب نہ دیکھے۔ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ حقیقتاً بھی یہ منظر اسے رلا رہا تھا۔ 5-6 سال کا بچہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ، لال رنگ سے داغدار سفید یونیفارم میں کلاس کے دروازے میں مرا پڑا تھا۔ کتابیں کہیں گری تھی تو بستہ کہیں پڑا تھا۔ روح کو ہلا دینے والا منظر تھا۔ یہ ان بچوں کی آخری تحریریں تھیں جن پر خون جمع تھا۔ منہاج جا چکا تھا۔ نیلم کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ چیختی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اندھے پن کا مظاہرہ کرتی اپنے کمرے میں پہنچی، واش روم میں گھس گئی۔ سی این اسپیکنگ، کیپٹن اسپیکنگ ٹائیگر۔ کیپٹن نیلم، کیا خیر خبر ہے؟ شاکر ابھی تک گیا نہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج ڈھیر سارے سوال میجر راز کی جانب سے ہوئے تھے۔ ٹائیگر، ہماری بات کو غور سے سنیں۔ ہمیں اور کچھ نہیں معلوم کہ کیسے بلاسٹ کرنا ہے، خودکش حملہ آور بھیجنے ہیں یا بارود بھرا ٹرک یا پھر فائرنگ، ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ بہت گھبرائی اور بھرائی آواز میں بول رہی تھی۔ پلیز ان معصوم بچوں کو بچا لیں، مدد کریں ان کی۔ وہ اس کی ہچکی بننے لگی۔ وہ بیک وقت حساس بھی تھی اور بہادر بھی۔ کیپٹن نیلم، پلیز آپ رونا تو بند کریں، اس سے مشکلات میں اضافہ ہونے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملکہ، آواز بہت اونچی تھی، دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے وائرلیس پینٹ کی جیب میں ٹھونس دیا اور کرتی سے اچھے سے ڈھانپ لیا، چہرہ دھویا، آنکھوں میں پانی کے چپاکے مارے۔ تم روئی ہو؟ اس نے نیلم سے پوچھا۔ باہر بہت عجیب آوازیں، وہ ہراساں نظر آ رہی تھی۔ اوہ، تم ڈر گئی ہو شاید، اور بور بھی ہو گئی ہو یہاں بند رہ کر۔ ریڈی ہو کر آؤ، ہم آؤٹنگ پر جاتے ہیں، منہاج نے چاہت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے اندر کے وحشی شخص کو اب سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر وہ سچ مچ اسے دھوکہ دے رہی ہے تو وہ موت کی سب سے بھیانک صورت دیکھے گی اس دنیا میں۔ ابھی؟ اس نے تر چہرہ دوپٹے کے پلو سے پوچھا۔ بالکل ابھی، 10 منٹ ہے تمہارے پاس ریڈی ہونے کو۔ وہ جا چکا تھا۔ اس نے گاجری رنگ کی کھلی بند چوک کی قمیض اور جینس کے ساتھ بڑی سی سیاہ رنگ کی شال اوڑھ لی۔ وہ جب باہر آئی تو اس کی چند لٹیں ٹیل پونی سے نکل رہی تھی۔ یہ اس کی بے دھیانی ہی تھی۔ چلیں۔ نیلم کو دنیا میں سب سے زیادہ خوف اس آواز سے آتا تھا جو کتنے سالوں سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، نہ آنے والے سالوں میں اسے چھوڑنا تھا۔ اس پرائمری اسکول کے سامنے میجر راز کے بندے گھوم رہے تھے۔ کوئی وین لے کر انتظار کر رہا تھا تو کوئی چندے بیچ رہا تھا تو کوئی کلفی والے کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ ٹائیگر، ابھی تک کوئی مشکوک فرد نہیں نظر آیا، نہ کوئی ٹرک۔ اب کیا کریں؟ انس جو کلفی بیچ رہا تھا اپنے ایئر پیس میں بولا۔ مجھے لگ رہا ہے منہاج نے صرف نیلم کو خوفزدہ کیا ہے، میجر راز نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی شک پڑ رہا ہے، انس بولا۔ IB40 اسپیکنگ۔ انس سے رابطہ منقطع ہوا تو امداد بلوچ کی ٹیم کے ایک رکن نے رنگ کی۔ سر، امداد بلوچ یہی ہے، اسے کسی قسم کے اٹیک کا حکم نہیں آیا۔ اطلاع تھی کہ خوشی کا اوندھیا شکر، میجر راز نے کہا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی تھی جب سامنے سے ایک کالے رنگ کے لباس میں مرد آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹائم بم تھا۔ اس گاڑی میں لگانا ہے۔ منہاج نے کار کی جانب اشارہ کرتے نیلم کے چہرے کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ لان میں پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ منہاج کار سے ٹیک لگائے مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ایک دم پر نور اور صاف شفاف تھا، بے داغ، مگر اس کے دماغ میں ابھی صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، جیسے 13-14 سال پہلے ایک لڑکی نے دیا تھا۔ ہم جا کیوں نہیں رہے؟ نیلم نے حیرانگی سے پوچھا۔ کار خراب ہو گئی ہے ملکہ، اس نے نیلم کے چہرے پر جھولتی ایک لٹ پیچھے کی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، اس کے قریب ہو کر بھی میلوں کے فاصلے پر تھا، اور ایک شخص میلوں کے فاصلے پر بھی سینے میں دل بنا دھڑک رہا تھا۔ وہی سحر انگیز لہجہ، گمبھیر آواز، اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی۔ وہی جملے تھے، وہی دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز۔ اس کو اپنے چہرے پر 2 انگلیوں کا لمس سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے، دھیان میں میرے آن آ بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل دل تک آ پہنچے۔ اس نے عربی شعر کا اردو ترجمہ کیا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا، آدمی کی آواز نے دونوں کو حال میں پہنچا دیا۔ جاؤ تم۔ اس نے آدمی کو جانے کا اشارہ کیا۔ آؤ بیٹھو، وہ نیلم سے بولا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اندر بٹھایا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ سنو، تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ڈرائیور تمہیں بحفاظت پہنچا دے گا۔ نیلم کو اس کی ساری چال سمجھ آ گئی تھی۔ کہاں پہنچائے گا؟ اس نے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ جنت میں۔ کار چل پڑی تھی۔ کیپٹن نیلم، یہاں کوئی بم نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشکوک بیگ، کوئی بارودی مواد ملا ہے۔ ایریا از سیکیور۔ اس کے اسپائی ایئر پیس میں میجر راز کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ ڈرائیور کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کیپٹن نیلم، آر یو لسننگ می؟
जवाब निदार्थ। ड्राइवर एक प्लेन सड़क पर कार से छलांग लगा चुका था। नीलम ने उसे मुड़कर नहीं देखा। मुमकिन था कि गाड़ी में कैमरा लगा हो। तभी वो हिचकोले खाती नीचे गिर गई। ये जाहिर किया कि गाड़ी किसी ऊंची नीची सतह पर चल रही है। टाइगर, हम जिस कार में हैं उसमें टाइम बम लगा है। ये एक जुमला था कि क़यामत। मेजरास के हाथ पैर फूल गए। मिनहाज से कोई उम्मीद नहीं लगा सकती थी। उस जैसा मुर्दा दिल वहशी कोई नहीं हो सकता। मेजरास का बस नहीं चल रहा था कि मिनहाज का कत्ल कर डाले। उसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्खनार हो रहा था। और हमें लगता है कि स्कूल में भी टाइम बम लगाया है। आप स्कूल खाली करवा दे, कुछ करें। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी कि कोई साउंड डिटेक्टर ना लगा हो। उसे इस वक्त अपने से ज़्यादा मासूम बच्चों की फिक्र थी। वो एक हसास दिल लड़की थी। इस बात का मेजरास को आज शिद्दत से एहसास हुआ था। नीलम फ्रंट सीट का सहारा लेकर उठी, अपने आप को बदहवास जाहिर किया। डैशबोर्ड पर पड़े शोपीस में स्पाई कैमरा उसे महसूस हो रहा था। उसे वो हाथ मारकर नीचे गिरा दिया, जाहिर यही किया कि सहारा टिटोलते गिरा है। गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उससे पहले कि वो छलांग लगाती, उसे डैशबोर्ड पर पड़ा एक पर्चा देखा, जहाँ एक चिल्ड होम का नेम और एक 3 नंबर लिखा था, 035। उसे ये हिफ्स करते छलांग लगा दी। चलती गाड़ी से नीचे गिरने पर उसे बेशुमार चोटें आई थी। बाबा, उसके मुंह से आह की सूरत ये नाम निकला था। स्कूल के अंदर दाखिल होते मेजर राज के कदम थम गए थे। कोचिंग सेंटर में 12वीं जमात के तलबा को पढ़ाते अबरार साहब का मार्कर हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। बेटा, जरा एक गिलास पानी लाना, उन्होंने एक शागिर्द से दरख्वास्त की थी। कैप्टन नीलम, आप ठीक हैं? उसने अपनी छिली कोहनी सहलाई। जी, हम ठीक हैं। मेजर रास, स्कूल सेफ है। आप उसने चिल्ड होम का नाम बताया और कोड बताया। मेजर रास ने कोड को टाइम के तौर पर लिया था। अभी 5:15 हो रहे थे और कोड को उल्टा करने से 5:35 बनते थे। उसने फौज को इतला कर दी और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी मुतला कर दिया था। खुद भी मुमकिन जगह पर पहुंच गया था। कैप्टन नीलम ने शॉल से मुंह छुपाया, एक रिक्शा रोका और चिल्ड होम पहुंच गई, जहां फौज पहले से मौजूद थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड और एम्बुलेंस भी। नीलम एक किनारे पर खड़ी सब देख रही थी, जबकि उसके ईयरपीस में मेजर राज की आवाज़ गूंजी। कैप्टन नीलम, आप यहाँ से जाएं। हो सकता है मिनहाज ने अपने बंदे इस जगह पर छोड़े हों। ये उसकी साजिश है। आप निकले यहाँ से। वो उसकी बात पर फौरन हरकत में आई थी, जब उसकी नज़र सामने एक गाड़ी की ओट में एक बच्चे पर पड़ी, जो सड़क पर पड़े भालू को उठाने की कोशिश कर रहा था। भालू और सड़क पर? 19 साला इस इंटेलिजेंस सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के लिए ये एक मशकूक बात थी। वो बिजली की सूरत से एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर बच्चे तक पहुंची। उसका मकसद बच्चे को भालू से दूर करना था। बच्चे को उठाकर वो भी 7 मीटर दूर गई थी कि ब्लास्ट की स्ट्रेंथ ने उस समेत बच्चे को दूर फेंका। आसपास मौजूद एम्बुलेंस आग पकड़ चुकी थी। इमारत भी मुतासिर हुई थी। चंद फौजी अफराद और 2 औरतें, 4-5 बच्चे भी जख्मी हो चुके थे। एक बम वो डिस्पोज कर चुके थे, मगर ये भालू 2-3 मिनट कबल ही कोई रख कर गया था। नीलम ने चूंकि चादर से मुंह ढांप रखा था, इसीलिए बच्चे के पास गई। औरत कौन थी कोई ना जान सका। इससे पहले कि धुआं झड़ता और माहौल पहले जैसा होता, उस पर नजर रखता टाइगर दौड़ कर उस तक आया था, जिसके सीने से लगा बच्चा खौफ से बेहोश हो चुका था। और नीलम उस पर औंधी गिरी थी। उसकी चादर पीछे से जल चुकी थी। मट्टी और धुआं और आग की शोलों ने मजीद कुछ न देखा, कुछ न दिखाया। मेजर रास ने बच्चे को दौड़कर एक फौजी के हवाले किया और नीम बेहोश नीलम को उठाकर अपनी कार में डाला, जिसकी हालत धमाके की वजह से पहले से ही बहुत खस्ता हाल थी। मुमकिन था कि वो 1-2 किलोमीटर ही चल पाती, और यही हुआ था। सुनसान सड़क पर गाड़ी के रुकने पर मेजर रास ने स्टीयरिंग पर अपना जोरदार मुक्का बरसाकर गुस्सा निकाला। उफ, ये लड़की कितनी चालाक है। उसने जानबूझकर शोपीस गिराया ताकि कैमरा नीचे गिर जाए। शाकिर लैपटॉप में की स्क्रीन की जानिब देखता दहाड़ा। सर, मैंने छलांग लगा दी है, लड़की अंदर ही है। वो कुछ भी नहीं बोली, जैसे उसे कुछ नजर ही ना आता हो। ड्राइवर ने पीटर को कॉल की। अगर वो वाकई ही एजेंसी की भेजी गई होती तो अब तक इत्तला दे चुकी होती अपने ऑफिसर्स को, और स्कूल खाली हो चुका होता। पीटर ने भी अपना हिस्सा डाला। और चिल्ड होम की जो चिट मैंने रखी थी, उस पर तो उस लड़की की नज़र पड़ी होगी, तभी चिल्ड होम पर फौज वक्त से पहले पहुंच गई। शाकिर ने साबित कर दिया था वो रॉ का बंदा है। तुमने कहा था बम ब्लास्ट नहीं होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिनहाज, जो कब से लाउंज में उन दोनों की गुफ्तगू जब्त से सुन रहा था, आखिर फट पड़ा। शाकिर को कॉलर से पकड़कर दूर फेंका, पर उसका लैपटॉप, टेबल पर पड़ी हर चीज़, हर सजावट की चीज़, जद्दा से लाई सुराहियां सब फेंक दिया, किरची किरची कर दिया। पीटर सहम कर दूर खड़ा था, तो शाकिर शॉक्ड हथेलियों के बल पड़ा उसकी हिज़यानी कैफियत को देख रहा था। पागल था मैं जो तुम लोगों की बातों में आ गया। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अगर वो मर गई तो? एक ही सवाल उसे पागल किए दे रहा था। अभी वो मोहब्बत में इस स्टेज से गुजर रहा था जहां महबूब और अपने आप में से किसी को चुनना पड़ता है। उसने अपने आप को चुन लिया था और अब पछता रहा था। बाबा, आ, आ, आपी, वो जोर जोर से स्टिचेस
स्ट्रेचर पर सर पटक रही थी। उसकी ये हालत मेजर राज के मुंह पर तमांचे मार रही थी। भाड़ में गई अना, भाड़ में गया माजी। सामने दर्द से तड़पता, जख्मों से चूर वजूद सिर्फ एक मुहिब्बे वतन का था, एक ऐसे इंसान का जिसने इंसानियत पर अपना आप कुर्बान कर दिया था। वो कार से उतरा और पिछली सीट का दरवाजा खोला। वो बार बार बाबा कह रही थी। तकलीफ में हम हमेशा माँ बाप को ही पुकारते हैं, उनसे ज्यादा मोहब्बत हम किसी से नहीं कर सकते। वाकई ऐसा ही है, किसी से भी नहीं। इंसानी रिश्तों में वो सबसे बढ़कर होते हैं। नीलम को पैर से पकड़कर बाहर खींचा और कंधे पर उठा लिया। 6:30 का वक्त था, मगरिब भी हो चुकी थी। अंधेरा बढ़ रहा था। उसने अपना वायरलेस बच्चा पकड़ाते वक्त फौजी को ही थमा दिया था, उजलत में, और वापस भी नहीं लिया था। मुमकिन था कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो उसे उठाए जंगल की तरफ निकल गया। सफेदे के लंबे लंबे दरख्त अजीब होलनाक मंजर पैदा कर रहे थे। गिदड़ों की आवाजें भी करीब आ रही थी। मेजर राज ने बहुत मुश्किल से अपना पैर अपना पैर एक दरख्त पर रखती नीलम को थामे ही बाएं शूज के मोजे से रिवॉल्वर निकाला। कौन है? वो शायद होश में आ चुकी थी। उसके नाखून मेजर राज के कान के पीछे चुभे थे। मैं हूँ टाइगर, वो सरगोशी में बोला। नीचे उतारे हमें, वो सख्ती से बोली। मेजर राज ने रुक कर उसे नीचे उतारा। उसकी चादर जल चुकी थी, एक टुकड़ा जो बच्चे के ऊपर ही रह गया था। उसने पोनी खींचकर बाल खुले छोड़ दिए। उसकी कमर से शर्ट भी जल गई थी, पूरी कमर खून से लथपथ हुई थी। सफेद जल्द झुलस कर अजीब बदनुमा हो गई थी, जो अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी। वो अब भी दर्द दर्द और तकलीफ की इंतहा पर थी, मगर मेजर राज की नजर में बेबाक लड़की को आज अपने हुलिये की बहुत परवाह थी। कैप्टन नीलम, उसने घुटनों के बल बैठते उसे पुकारा। जी। वो अब भी संभल नहीं पाई थी। कॉन्टैक्ट डिवाइस है अभी आपके पास? अंधेरे में दोनों को बमुश्किल एक दूसरे का चेहरा दिखाई दे रहा था। नीलम ने रुख मोड़कर जैक से वायरलेस को आजाद करते उसको थमाया। बहुत देर कोशिश करने के बावजूद फ्रीक्वेंसीज इशू आ रहा था। सेल फोन है आपके पास? उसने पूछा। वो दूसरे वाला है। उससे मुराद वो सेल था जिसे वो सिर्फ मिनहाज के सामने इस्तेमाल करती थी। उसमें सिर्फ उसी का कॉन्टैक्ट था। ओह नो, जल्दी दे। नीलम ने सेल फोन निकालकर उसे दिया। टाइगर ने उसमें से सिम निकाली और तोड़ तोड़ कर कचरा कर दिया। जब सिम का हशर नशर हो गया तब उसे सांस लिया। मिनहाज तो नहीं, मगर शाकिर उसके नंबर से लोकेशन चेक कर सकता था। तभी ये एहतियात जरूरी थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, फिर ये सोच करके कोई पीछा ना कर रहा हो बंद कर दी। नीलम, वो उसके पास पंजों के बल बैठ गया, जो दरख्त से टेक लगाए निढाल से बैठी थी। मेजर राज के लड़कियों के मामले में पत्थर दिल ने आज इस लड़की पर बड़ा तरस खाया था। नीलम, उसने फिर पुकारा। वो उसका गाल थपकना चाहता था, मगर उठता हाथ बार बार पहलू में गिर जाता। आप यहीं रुके, मैं आसपास पानी देख लूं। वो सेल की टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। जंगल ही जंगल में पैर रखने से फकत पत्तों की आवाजें आ रही थी। 40 मिनट भाग भाग कर तलाशने के बाद उसे एक नलका नजर आ गया। शायद यहाँ से आगे कम ही फासला हो। जंगल खत्म होने में वो रास्ता याद करता वापस आया। कैप्टन नीलम, पानी मिल गया है, आए। उसने नीलम को सहारा दिया। कमर झुलसी अलग थी। गाड़ी से गिरने पर माथे की चोट, चिली कोहनियों से टपकता खून। उसका स्टेमिना था कि वो अभी थोड़ी होश में थी। टाइगर झुका और उसे बाजुओं में उठा लिया। एंट्री टेस्ट के दौरान जब उसका बेहोश वजूद उठाया था, इस लड़की से इसे नफरत महसूस हुई थी उसे, और आज सिर्फ हमदर्दी, सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी। हम चल सकते हैं मेजर आस। वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। मजबूरी ना होती तो मैं कभी ये जहमत ना करता। उसके लहजे की नागवारी ने कैप्टन नीलम की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। वो खामोशी से उसकी शर्ट को कंधों से दबोचे हुए थी। मेजर आस ने शर्ट की सख्त गिरफ्त को पूरी तवज्जो से महसूस किया था। बाबा, वो दर्द को बर्दाश्त करती निढाल होते बोली। फौज में जाने के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं आस। उसके बाबा का कहा जुमला आज उसे आज भी याद था। यही बात उसने नीलम को समझाई थी, मगर वो नहीं मानी थी। वो उसकी जिद में इस फील्ड में आई थी, और आज मेजर आस उसे उसी दर्द से गुजरता देख रहा था जिससे सालों पहले वो गुजरा था। तब भी वो भी सिर्फ एक ही नाम पुकारता था, बाबा। अंधेरे में कोई उसकी नम आंखें नहीं देख सका था कि ये लफ्ज बाबा ने उसे क्या क्या याद नहीं करवाया था। नलके के पास पहुंचकर उसने नीलम को नीचे उतारा और नलका चलाना शुरू किया। जलते जख्मों पर जब सर्द ठिठुरती दिसंबर की सर्द रात में पानी गिरा तो उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी। तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जिसने कभी चूल्हे की तपिश नहीं बर्दाश्त की थी, आज उसका हुस्न कितना बेमोल हो गया था। काफी देर बाद जब उसे लगा उसके जख्मों से खून रिसने बंद हो गया है, उसने बस कहकर टाइगर को रोका और नलके का सहारा लेकर खड़ी हो गई। अंधेरा अब इतना भर चुका था कि वो उसे देख तक नहीं पा रहा था, और नीलम जिस हाल में थी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने दिन के बाद रात भी बनाई है। उसने अपने बाल निचोड़े, अपनी शर्ट भी जो कमर पर थी ही नहीं पूरी जल चुकी थी। मेजर राज ने सर्दी के बाइस जो जैकेट पहनी थी उतार कर उसे दी, पहन ले से। नीलम ने मशकूर नजरों से उसके ह्योले को देखा। भाऊ भाऊ, शायद कोई जंगली कुत्ता था। आवाज करीब से आ रही थी। टाइगर ने टॉर्च ऑन की और कुत्ते ने उसी वक्त हमला किया। टाइगर ने कलाबाजी खाते कुत्ते को दूर फेंका और फायर कर दिया। आवाज बंद हो गई थी।
जंगली। वो अपने मुंह पर उसका पंजा महसूस करता नखुअत से बोला, कहीं पंजा तो नहीं मार दिया? नीलम फिक्रमंदी से बोली, नहीं, बस लगते लगते रह गया। उसने पिस्टल पैंट की जो पिछली जेब में डाली। पानी पी लिया आप, ये साफ पानी है। वो नलका चलाने लगा तो नीलम ने जी भरकर खुद को सैराब कर लिया। आप भी पी ले, हम चलाते हैं। वो उसे मोबाइल पकड़ती बोली, चलाएं। वो हाथों की मुट्ठी बनाकर उसे देखते बोला, जिसने सल नलके के इर्द गिर्द बने दीवारों में से एक पर रख दिया था, जिसकी वजह से सामने देखने पर सारी रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। नीलम ने उसकी हल्की बड़ी शेव की चमक को महसूस किया था। स्लीव्स चढ़ाए वो हल्के से झुका, हाथों की मुट्ठी बनाए उसे देख रहा था। बालों का आबशार माथे पर बिखरा पड़ा था। चला क्यों नहीं रही? वो अंधेरे की बिना पर उसकी महवियत नहीं महसूस कर सका था। वो उसको चलाएंगे कैसे? ये भी एक मसला था। उफ, हटे, ये पकड़े। उसने मोबाइल नीलम को पकड़ाया कि वो उस पर रोशनी करे। इसमें क्या मुश्किल है? ऊपर करे से फिर नीचे, ऊपर नीचे, और वो देखे पानी आना शुरू हो गया। वो अपनी ही जोन में बोल रहा था जब उसकी खिलखिलाहट बंद नहीं हो रही थी। वो बेतहाशा हंस रही थी। इसमें हंसने की क्या बात है? वो बुरा सा मुंह बनाता बोला, कुछ नहीं। वो हंसी के दरमियान बोली, चले, नहीं पीना मुझे पानी। वो जाने लगा। अच्छा, अब लड़कियों की तरह नखरे मत दिखाएं, आए वापस। उसने नलका चलाना शुरू किया तो वो एक नज़र उसे घूरता नलके के पास आ गया और सबका पोजीशन में खड़ा पानी पीने लगा। टॉर्च से निकलती रोशनी की शुआओं में उसकी हथेलियों से गिरता पानी बहुत चमक रहा था। हथेलियों को लबों तक लेकर जाते वो आंखें बंद करके पानी पी रहा था। इतना मासूम और दिल चुरा लेने वाला अंदाज था उसका कि वो दम बखुद होकर रह गई थी। और उसने फिर हथेलियों का प्याला नलके के मुंह के आगे किया तो वो चौंकी। जी। उसने नलका फिर चलाना शुरू कर दिया। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अभी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। ये महताब, ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा, फिर भी ताबिश इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। उसने राहदारी में झांका, कोई नहीं था। वो थोड़ा और आगे को झुका दीवार की ओर से, मगर हद निगाह तक कोई नजर नहीं आया। ये एमास प्लाजा के ऊपर फ्लोर में से एक था, जहां कैप्टन नीलम अबरार का कमरा भी मौजूद था। ब्राउन कलर स्कीम थी। शायद हर पर्दे का रंग एक जैसे घर थे या महल। वो अब निकल कर कमरों की तरफ बढ़ गया। उससे पहले कि कोई आता और उसका काम खराब होता, वो तेजी से हर कमरे के दरवाजे के पास रुककर उकाबी नजरों से आसपास का जायजा लेता और आगे बढ़ जाता। आखिरी रूम के पास आकर उसने फिर किसी के ना होने का यकीन किया और कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी चढ़ा दी। सबसे पहले अलमारी की तरफ गया, जिसके एक हिस्से में कपड़े लटके थे जबकि दूसरे में ट्रैवलिंग बैग था। उसे फुर्ती से हाथ चलाते ट्रैवलिंग बैग की खुफिया जिप खोली और अंदर से छोटी छोटी तमाम डिवाइसेस, मेमोरी स्टिक, चार्जर्स, सेल फोन और लैपटॉप निकालकर अपनी पॉकेट से एक स्याह कपड़े का बैग निकालकर उसमें डाल दिया। उसके बाद वो उठा और बाहर निकल गया। इसी तरह उसने बहुत चालाकी से दोबारा आसपास का जायजा लिया और जहां से आया था वहीं चला गया। आखिर एमास प्लाजा के अंदर कोई कैसे घुस सकता था? जो भी था वो पहले से ही अंदर आ चुका था। टाइगर और कितना रास्ता है? वो उससे काफी पीछे थी। अंधेरा बदस्तूर कायम था। हर चीज उसी गुप्त स्याही में गुम हो चुकी थी। दरख्तों के कद लगता था आसमान तक पहुंच चुके हैं। मेजर और वो बहुत एहतियात से चल रहे थे। जंगल में जानवरों की आवाजें इस बात का सबूत थी कि शिकारी यहाँ जाल बिछाने आते हैं। उन्हें डर भी था कि किसी गड्ढे में ही ना गिर जाए। ध्यान से आइएगा, पत्तों पर पैर मत रखिएगा, उनके नीचे जाल बिछाए होते हैं शिकारियों ने। और मैं नहीं चाहता कोई आपका शिकार करे। वो मोहतात कदम उठाता बोल रहा था। वो आगे था, टॉर्च उसके हाथ में थी। सिवाय पत्तों की और वो की आवाज के सिवा उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। आप कांटेक्ट करने की वो जो उसके पीछे चलती बोल रही थी, यकदम चीखी और धप की आवाज से एक गड्ढे में गिरी। वो तेजी से मुड़ा, पंजों के बल गड्ढे के किनारे बैठकर तो टॉर्च की, मगर बेतहाशा धूल की बिना पर उसे कुछ नजर ना आया। टाइगर, नीलम चीखी, आ जाओ, मुझे खा जाओ। मेजर आज तब कर ऊंची आवाज में बोला। बकवास कर रहा था मैं कि देख कर चलो। तुमने आज की टांग बाजू तोड़वा कर ही दम लेना है। वो गुस्से में आपसे तुम पर आ जाता था। नीलम की खांसने की आवाज आने लगी। रोशनी तो कर दें, वो बेचारगी से बोली। तो मेजर आज ने मोबाइल की टॉर्च अंदर गड्ढे में की। गड्ढा 7 फुट तक गहरा था। निकले अब, वो बेजारी से बोला तो नीलम ने गड्ढे की दीवार पर पैर रखा और चढ़ने लगी। हाथ दें। मेजर राह से झुककर हाथ बढ़ाया, जिससे दीवार पर एक छलांग लगाते नीलम ने थाम लिया और उसके बाजू को किसी रस्सी की तरह इस्तेमाल करती ऊपर चढ़ी। इस तमाम कशमकश में उसकी सांस में तहाशा फूल चुकी थी। मेजर राह से उसके यक ठंडे हाथों का लम्स अपने बाजू पर पूरी शिद्दत से महसूस किया था। कैप्टन नीलम उसे यूं ही बाजू थामे गहरे सांस लेते देखकर वो हल्के से पुकारा। उफ, सी की आवाज उसके लबों से आजाद हुई। कमर पहले ही जख्मी थी और वो गिरी भी कमर के बल थी।
आप यहाँ आकर बैठ जाएं। उसने एक दरख्त के पास इशारा किया तो वो उठे। बखैर पंजों के बल वहां तक जाते दरख्तों से टेक लगाए, चेहरा ऊंचा उठाकर बैठ गई। आप रुके, मैं अकेले ही जाता हूँ। पिस्टल है आपके पास? उसके पूछे पर नीलम ने सर हिलाया। वो वायरलेस नुमा डिवाइस अपनी पैंट की जेब से निकालता जंगल के आखिरी सिरे की जानिब बढ़ने लगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसीज सेट हुई, डिवाइस वाइब्रेट करने लगी। CN-41 स्पीकिंग। टाइगर हूँ अनस, हम यहाँ जंगल में फंस गए हैं। निकल तो जाएंगे मगर गाड़ी खराब हो चुकी है। नीलम बहुत जख्मी हो चुकी है। जल्दी किसी कार और डॉक्टर का इंतजाम करो। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। वो आसपास सेल्ट की टॉर्च फेंकता किसी के ना होने का यकीन कर रहा था। सिर्फ 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम नीलम का ख्याल रखना। वो तेजी से बोला और राब्ता मुनक़ता करता अपने साथी को डॉक्टर का इंतजाम करने का कहकर खुद कार लेकर निकल गया। जबकि मेजर आज फिर से वापस चल पड़े जहां नीलम दर्द को घूंट घूंट करती पी रही थी। पीटर, तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो और मिनहाज को समझाओ। वो लड़की धोखा दे रही है, ऐसे झूठ बोल रही है। क्यों वो पागल हुए जा रहा है? वो और पीटर ड्राइंग रूम में बैठे थे। एमास गार्ड्स की एक फौज लेकर निकल पड़ा था नीलम की तलाश में। शाकिर तब से जला पड़ा था। उसका दिल चाह रहा था कि मिनहाज का सर फाड़ दे, जिसे उसकी बात नहीं समझ आ रही थी। पहले इसने खुद नीलम को आजमाने के लिए प्लान बनाया था और अब खुद ही इन सबको वार्न करता दीवानों की तरह कराची की एक एक सड़क छान रहा था। मैं एक वर्कर से ज़्यादा उसका कुछ नहीं हूँ। अगर ठीक होता तो शायद वो समझ चुका होता, मगर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो शख्स अपनी मर्जी का मालिक है। तुम उसके असल रूप से अभी वाकिफ नहीं हो। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो उसके मामला से दूर रहो। जब उसका दिमाग घूमता है वो कुछ नहीं देखता कि सामने वाला इंसान कौन है, उसका क्या लगता है। उसका अंदाज़ा तुम आज के वाक़े से ही लगा सकते हो। अपने मुल्क के लिए काम करो, ना कि सियासत के लिए। आज ये सियासी लोग तुमसे अपना काम निकलवाएंगे और कल जब तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर देंगे। पीटर ने उसको समझाने की कोशिश की। मुझे जिस काम के लिए भेजा है वो तो मुझे हर हाल में करना है। हमें एमास की ज़रूरत है और वो लड़की उसकी तमाम सलाहियतें छीन लेगी। वो खड़ा हो चुका था, उसका अंदाज भी लचक था। मुझे उस लड़की के कमरे की तलाशी लेनी है, तो मुझे उसका रूम बता दो प्लीज़। शाकिर ने इल्तजा की। सॉरी, पीटर ने बेनियाजी से कहते सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठा लिया। पीटर पीटर माई ब्रदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो लड़की मिनहाज के साथ साथ हम सबको भी ले डूबेगी। तुम मरना चाहते हो या ISI के हाथों टॉर्चर होना चाहते हो? शाकिर पंजों के बल उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखता बोला, चलो। पीटर खुद उठ गया था, उसे भी साथ चलने का कहा। लेडी डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट देकर जा चुकी थी। टाइगर मजीद नहीं रुक सकता था। उसे बलूचिस्तान में भेजे गए अपने 50 साथियों के ग्रोह का भी साथ देना था। वो सब सूरत हाल भी चेक करना थी। उन्हें 50 में से एक ने उससे मिलने आना था। वो किसी डिवाइस या ईयरपीस की टेक्नोलॉजी की कोई मदद लेकर रॉक एजेंट को अलर्ट नहीं करना चाहते थे। अगर वो इन सब का इस्तेमाल करते थे तो वो भी उन सब के बारे में जानता होगा। वो निकलने लगा था जब उसकी वायरलेस नुमा डिवाइस फौजी वापस दे गया था, पर कोड रन हुआ। टाइगर P2 स्पीकिंग। हाँ बोलो, क्या खबर है? वो कुर्ते के बटन लगाता बोला। सर, एवरीथिंग इज सेव नाउ। वो हर चीज़ महफूज है। गुड। वो जाने से पहले नीलम के पास अंदर रूम में आया। वो लोग उसी घर में आए थे जहाँ कराची आते ही नीलम और टाइगर आए थे। यही उनका असल ठिकाना था, मुकम्मल महफूज। मैं बुशरा, आप कैप्टन नीलम का ख्याल रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। ये खाने के मामले में बहुत ज़िद्दी हैं, इनकी कोई बात नहीं माननी। वो मैम बुशरा से कह रहा था जो कैप्टन नीलम के सराहने बैठी थी। वो पूरी कंबल में लिपटी थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अभी तक नूरगी में है, मैम बुशरा बोली। मेजर राज से कंफर्टर में दुबके वजूद पर एक नज़र डाली जिसकी उसकी जानिब पुश्त थी। बस बाल ही मेजर राज की नज़रों में आए थे। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।